हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरसीएस में। आज की जो एक क्लास है वो एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब का पार्ट 2 होने वाली है। अगर हम बात करें पार्ट 1 यानी कि पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने इंसर्ट टैब के कुछ टूल्स को समझा था, जैसे कि कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। ये ऑप्शंस हम कैसे यूज कर सकते हैं, कवर पेज कैसे बनाया जा सकता है, ब्लैंक पेज को हम कैसे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं। फिर उसी के बाद हम यहाँ पे टेबल ऑप्शंस को समझा था कि टेबल कैसे बनाई जाती है, और टेबल से रिलेटेड हमने सभी ऑप्शंस को पिछली क्लास में कवर किया था। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन इलस्ट्रेशंस के बारे में। इलस्ट्रेशन ऑप्शंस भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अपने एमएस वर्ड के अंदर। सब इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है अपना पिक्चर्स। जब आप पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला होता है दिस डिवाइस का, दूसरा होता है स्टॉक इमेजेस का, और तीसरा होता है ऑनलाइन पिक्चर्स का। दिस डिवाइस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। दिस डिवाइस का मतलब है आपका जो ये कंप्यूटर है, इसके अंदर आपने इमेज को कहीं पर भी सेव करके रखा हुआ है, तो उस इमेज को सिलेक्ट करके आप एमएस वर्ड पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे कंप्यूटर की लाइब्रेरी ओपन हो जाती है। मान लो कि मैंने अपनी इमेज को डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, डाउनलोड वाले फोल्डर में रखा हुआ है, या डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ है, या पिक्चर्स फोल्डर्स के अंदर रखा हुआ है। जिस फोल्डर में भी आपने इमेज को सेव करके रखा हुआ है, उस फोल्डर में जाना है, इमेज को सिलेक्ट करना है और इमेज को इंसर्ट कर लेना है। तो जैसे हमने अपनी इमेजेस को डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में रखा हुआ है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। इसमें हमने कई सारी इमेजेस को पहले से सेव्ड करके रखा हुआ है, तो जस्ट मैं चाहता हूँ कि ये वाली इमेज मैं सिलेक्ट करूँ, ये वाली। तो इस पर क्लिक करो तो इमेज आपकी सिलेक्ट हो जाती है, और साइड में यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एमएस वर्ड पेज में इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इमेज को इंसर्ट करने के बाद अगर आप रिबन में थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें भी एक एक्स्ट्रा टैब हमें शो होता है, पिक्चर फॉर्मेट। अब ये पिक्चर फॉर्मेट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जो भी हमने इमेज इंसर्ट की है, इसको डिजाइन और फॉर्मेट करने से रिलेटेड हमें इसमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे अब इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है, यानी कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मुझे हटाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद हमारी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली पिंक कलर से सिलेक्टेड हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है, इस इमेज में से केवल बैकग्राउंड हटाया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऑप्शन मार्क एरियाज टू कीप पर क्लिक करते हैं, यानी कि हमें फोटो का कुछ एरिया है वो हमें यहाँ पे रखना है, बाकी सब हमारा रिमूव हो जाए। तो जस्ट आप इस पे एक मार्क एरियाज टू कीप पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो माउस का कर्सर है वो आपको पेंसिल की तरह इसमें शो होने लग जाएगा। तो जस्ट आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है जो जो एरिया आपको रखना है इमेज में। तो मैं चाहता हूँ कि शर्ट का कुछ एरिया रहे, कुछ इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर साइड से और अंदर से भी मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे आप इसको ड्रॉ कर लोगे, ड्रॉ करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद वो एरिया कुछ इस तरीके से आपका डीसिलेक्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें इसको फिर से ऐसे कर लेना है, फिर इधर साइड से भी हमें इसको लाइन इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हम अपनी इमेज के एरियाज को रख सकते हैं अपनी इमेजेस के अंदर। मैं चाहता हूँ बालों का कुछ एरिया है वो भी यहाँ से सिलेक्शन से बाहर जाए, केवल पिंक जो बैकग्राउंड है वही सिलेक्टेड रहे। तो उसके लिए भी हम यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो अपना जो इमेज का एरिया है वो अपना सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा गौर देंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड का कुछ पार्ट है वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो इसी के हटाने के लिए हम यहाँ पे अगले ऑप्शन मार्क एरियाज टू रिमूव पर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमें इसको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो एरिया है वो भी आपका बैकग्राउंड में सिलेक्टेड हो चुका है। फिर भी अब अगर आप थोड़ा सा गौर दोगे तो यहाँ पे आपकी जो शर्ट है वो भी थोड़ी सी सिलेक्शन में आ रखी है। तो उसके लिए आप मार्क एरियाज टू कीप पर फिर से क्लिक कर लो और यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट करके रिमूव कर दो। उसके बाद आपको कीप चेंजेस नाम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी इमेज से पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है आपकी जो इमेज है उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो सिंगल कलर का ही बैकग्राउंड हो, या फिर ग्रेडियंट कलर के जो बैकग्राउंड है उन्हीं को ये अच्छे से रिमूव कर पाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें
करेक्शंस भी करना चाहता हूँ, जैसे कि ब्राइटनेस को बढ़ाना या घटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करेक्शंस पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मुझे ब्राइटनेस को कम करना है तो मैं इधर साइड से इसको कम कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो मैं ब्राइटनेस को कुछ इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। तो इसमें हमें जो करेक्शन ऑप्शन है, इसके अंदर हमें ब्राइटनेस के बने बनाए प्रीसेट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी हमें ठीक लगेगा उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको पहले जैसा कर देते हैं। उसी के बाद इसमें अगला ऑप्शन होता है कलर के नाम से। ठीक है, इसमें हम अपनी इमेज पर अलग अलग कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट देना हो तो वो, ठीक है, ब्लूइश इफेक्ट देना हो तो, ऑरेंजी इफेक्ट देना हो तो उसके लिए, येलोइश करना हो तो उसके लिए। तो इसमें अलग अलग इफेक्ट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने येलोइश इफेक्ट इसके अंदर रखा तो हमारी इमेज का जो कलर है वो येलो हो जाता है। उसी के बाद अगर मैंने इस इमेज को ब्लू कलर का रखा तो ब्लू कलर का हो जाता है कुछ इस तरीके से। फिर उसी के बाद मैं चाहता हूँ कि इमेज हमारी पहले जैसी हो जाए, तो कुछ इस तरीके से भी आप इसके अंदर कलर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आर्टिस्टिक इफेक्ट्स का होता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इमेज पर अलग अलग इफेक्ट्स लगा सकते हो। जैसे कि इसमें कई सारे रेडीमेड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी जो इमेज है वो कुछ स्केच की तरह दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे ग्रे स्केल वाला जो इफेक्ट है ये अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हम इस इमेज को पहले जैसा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। साथ ही इसमें अगला ऑप्शन देखने को मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी का। मतलब आप अपनी इमेज को पेज पर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है MS वर्ड पेज पे एक वाटर मार्क की तरह दिखाई दे, तो जस्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम इस वाले ऑप्शंस को क्लिक कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे कि आपकी जो इमेज है वो पेज पर कुछ ट्रांसपेरेंट इफेक्ट में देखने को मिल जाती है और ये कुछ हमारे वाटर मार्क की तरह भी देखने को मिल जाती है। उसी के बाद इसमें अगला ऑप्शन कंप्रेस पिक्चर्स का होता है। आप अपनी इमेज के साइज को केबीज और एमबीज में रिड्यूस कर सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो ये इमेज मुझे नहीं चाहिए, कोई और दूसरी इमेज चाहिए, तो हम उस कंडीशन में चेंज पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी इमेज को लेकर आ सकते हैं। तो हमारी इमेज इस डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव्ड है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली इमेज इंसर्ट हो, तो जस्ट इस पे क्लिक करो और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस इमेज के बदले में ये नई इमेज हमारे सामने इंसर्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप चेंज पिक्चर ऑप्शन का यूज करके इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। और भी आपको इमेज को और अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना है, अच्छे अच्छे इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, तो आप यहाँ से पिक्चर स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको इमेज पर बॉर्डर्स लगाने तो आप यहाँ से लगा सकते हो। आपको इमेज में कोई सर्कल के अंदर रखना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें इमेज को अलग से रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट देना है तो यहाँ से किया जा सकता है। तो इन्हें भी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इमेज को हम डिज़ाइन अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये वाला इफेक्ट इसके अंदर अप्लाई कर लेता हूँ। साथ ही अगर आपको इसके अंदर इमेज का जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको कई सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जस्ट मैं चाहता हूँ कि इसमें रेड कलर का बॉर्डर आए तो रेड कलर, इसमें येलो कलर का बॉर्डर आए तो येलो कलर। ठीक है, हम चाहते हैं इसमें थोड़ा पर्पल कलर का बॉर्डर आए तो हम वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑरेंज कलर का बॉर्डर आए तो हम वो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे ये पर्पल वाला बॉर्डर कलर को अप्लाई कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब आप इस इमेज पे फिर से क्लिक करोगे तो पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन आपको फिर से शो होने लग जाता है। साथ ही आपको इमेज और भी अच्छे तरीके से डिजाइन करना है तो इसी में आपको पिक्चर्स के लिए इफेक्ट्स भी दिए गए होते हैं। जैसे आपकी इमेज कुछ अलग इफेक्ट्स के साथ दिखाई दे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छे तरीके से इमेज को MS वर्ड के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। फिर इसमें शैडोज भी लगाना चाहो तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन या ग्लो वगैरह भी क्रिएट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप सिंगल क्लिक में यूज कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप पिक्चर को और अच्छे से डिजाइन करना चाहो तो पिक्चर लेआउट का यूज कर सकते हो। जैसे आपकी इमेज है उसके साथ आपका टेक्स्ट भी आ जाए तो उस कंडीशन में आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप सिंगल क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी इमेज पर ये वाला इफेक्ट लगाया जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ इमेज 1 कुछ इस तरीके से। आप टेक्स्ट के साथ भी इमेज को अरेंज कर सकते हैं। अगर आप इस इमेज के लिए कोई नाम देना चाहते हैं तो आप ऑल्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं।
और इस इमेज का एक नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑल्ट टेक्स्ट का पैनल खुल जाता है, उसके अंदर मैं इसका नाम लिख देता हूँ इमेज1 करके कुछ, ठीक है। और इसको एक ऑप्शन इमेज1 आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। जनरेट ऑल टेक्स्ट फॉर मी पर क्लिक करके हम ऑल्ट टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी हर एक इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है। जब भी आप कोई भी इमेज स्टॉक इमेजेस से एमएस वर्ड पेज के अंदर लेकर आते हो, जैसे कि हमारी इमेज किसी भी फोल्डर में सेव्ड है तो वहां से हम इमेज को एमएस वर्ड के अंदर लेकर आते हैं, तो उस इमेज का भी एक नाम होता है। उसी तरीके से हमने भी इसको एक नाम दे दिया है। अब हम इस इमेज को साइज में थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें अगला ऑप्शन पोजीशन का होता है, जिससे आप अपनी इमेज को राइट, सेंटर, लेफ्ट में अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो हमारी जो इमेज है वो राइट में अरेंज हो जाती है, ठीक है। मैं जैसे अगर सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, हमारी जो इमेज है सेंटर में अरेंज हो जाती है। लेफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट में अरेंज हो जाती है। मिडिल में ऑप्शन को यूज करता हूँ तो पेज के मिडिल में हमारी इमेज एडजस्ट हो जाती है। मिडिल सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो पेज के सेंटर में भी हमारी इमेज एडजस्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप इन वाले ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपनी इमेज की पोजीशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है अपना व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट अपना क्रिएट किया है। व्रैप टेक्स्ट को ज़्यादातर टेक्स्ट के साथ इमेज को व्रैप कराने के लिए यानी कि ढालने के लिए यूज किया जाता है। व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इन लाइन विद टेक्स्ट पे तो हमारी जो इमेज है वो टेक्स्ट के लाइन के अंदर अच्छे से अरेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसी के बाद मैं अगर ऑप्शन का यूज करता हूँ स्क्वायर का तो हमारा जो टेक्स्ट का जो एरिया है वो स्क्वायर साइज में अरेंज हो जाता है। अगर मैं टाइट पे भी क्लिक करता हूँ तो टाइट और स्क्वायर सेम ही सही देखने को मिल जाते हैं। हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज के पीछे आए तो हम यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तब यहाँ पे गौर करेंगे आप अपनी इमेज के ऊपर, आपकी इमेज जो है वो पीछे की साइड है और टेक्स्ट आपका ऊपर की साइड देखने को मिल जाता है। आपकी जो इमेज है ऊपर आए, टेक्स्ट पीछे आए तो उस कंडीशन में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। व्रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज एक और तरीके से भी किया जाता है, जैसे कि आप अपनी इमेज को फ्रीली एमएस वर्ड पेज में मूव करा पाएं कुछ इस तरीके से। जब भी आप एमएस वर्ड में इमेज को इंसर्ट करते हैं तो आप इमेज को अच्छे से मूव नहीं करा पाते हैं, तो उस कंडीशन में आप व्रैप टेक्स्ट के किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ऑप्शंस की, तो इसके लिए हम यहाँ पे कई सारी इमेजेस को इंसर्ट कर लेते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे दिस डिवाइस पे जाता हूँ और डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम यहाँ से ये इमेज हो गई, एक ये वाली इमेज हो गई, एक ये वाली, तो हम 3 इमेजेस को और इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को समझने के लिए। उसके जस्ट बाद मैं इन तीनों पे व्रैप टेक्स्ट को यूज कर लेता हूँ और साइज में थोड़ा सा इनको कर देता हूँ स्मॉल। इसको भी सिलेक्ट करके व्रैप टेक्स्ट को यूज कर लिया और मैंने इसको कर दिया स्मॉल कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ऑप्शंस का ज़्यादातर यूज 2 इमेजेस या उससे ज़्यादा इमेजेस को एक साथ एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे ये मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ऊपर वाली इमेज है, ये वाली इमेज ये येलो बैकग्राउंड वाली इमेज के पीछे चले जाए, तो उस कंडीशन में हम सेंड बैकवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। उसी के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो येलो वाली इमेज है ये पीछे चले जाए और जो पहले वाली इमेज थी वो ऊपर आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारी इमेजेस को अच्छे से ऊपर नीचे अरेंज किया जाए उसके लिए दोनों ऑप्शंस का यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन सिलेक्शन पेन का देखने को मिल जाता है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक साइड में हमें यहाँ पे एक पैनल देखने को मिलता है जिसको हम सिलेक्शन पेन कहते हैं। सिलेक्शन पेन में हमारे एमएस वर्ड में जो भी इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स या शेप्स लगाए गए हैं उनका हमें एक मेन्यू देखने को मिल जाता है। वो हमें एक लिस्ट की तरह से होते हैं जिन्हें हम यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और शो या हाइड भी कर सकते हैं। हाइड ऑल पे क्लिक करोगे तो सब हाइड हो जाएंगे, शो ऑल पे क्लिक करोगे तो सब शो हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इस वाले ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। उसी के बाद यहाँ पे अगले ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये अपने अलाइनमेंट वाले ऑप्शन हो जाते हैं। आप अपनी इमेज को सेंटर में अलाइन करना चाहें, लेफ्ट में अलाइन करना चाहें, मिडिल में अलाइन करना चाहें या फिर बॉटम में अलाइन करना चाहें तो आप इस वाले ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। उसी के बाद इसमें अगला ऑप्शन ग्रुप्स का देखने को मिल जाता है। आप अपनी कई सारी इमेजेस को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है,
आप यहाँ से कंट्रोल का बटन दबा के रखो और इन सभी इमेजेस को एक एक करके सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन पे जाओ और ग्रुप पर क्लिक करके इसको ग्रुप कर सकते हैं। ये ऑप्शन तभी आपका एक्टिव होगा जब आपकी इमेजेस एक साथ सिलेक्ट होंगी, और इमेजेस को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल बटन का यूज कर सकते हैं। पहले एक इमेज पे क्लिक करो, उसके बाद कंट्रोल बटन दबा के रखो, उसके बाद आप एक एक करके इमेज को क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप यहाँ से ग्रुप ऑप्शन से इसको ग्रुप कर सकते हैं। आप चाहो तो इन इमेजेस को अलग अलग करना चाहो तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है अनग्रुप का। ये ऑप्शन तभी आता है जब आप इमेजेस को ग्रुप कर लेते हो। तो मैं यहाँ पे अनग्रुप करना चाहूँ तो इमेजेस को अलग अलग भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसी के बाद अगला ऑप्शन देखने को मिल जाता है रोटेट इमेजेस का। अगर हम इमेज को घुमाना चाहें, रोटेट कराना चाहें तो यहाँ से किया जा सकता है। आपकी जो इमेज है उसका कुछ एरिया क्रॉप हो जाए, यानी कि आप इमेज को साइज में छोटा करना चाहते हैं तब क्रॉप वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जस्ट मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने ये बॉक्सेस देखने को मिल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज इतनी क्रॉप हो जाए, तो मैं इन बॉक्सेस को थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये क्रॉप ऑप्शन वैसी है जैसे हम डेली लाइफ में फ़ोन्स वगैरह के अंदर यूज करते हैं। क्रॉप पे क्लिक करो, एंटर बटन दबाओ तो आपके सामने जो इमेज होगी वो आपकी क्रॉप हो जाती है। उसी के बाद इसमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है साइज का। आप चाहो तो पर्टिकुलर साइज भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर्स के अंदर जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं कि 3.5, जैसे कि हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं 3.5 सेंटीमीटर, और इसको करते हैं हम 4.5 सेंटीमीटर, इसको हम इंसर्ट करते हैं 6.5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। तो हमारी जो इमेज है उसको भी हम अपने पर्टिकुलर साइज या फिर एक फिक्स्ड साइज के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे मैनुअली कीबोर्ड से इंसर्ट करके। तो ये है अपना पूरा पिक्चर फॉर्मेट टैब। उसी के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की इंसर्ट टैब के अंदर। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन देखने को मिल जाता है शेप्स का। शेप्स पर क्लिक करके आप MS वर्ड पेज के अंदर शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। हम MS वर्ड में शेप्स की मदद से डिफरेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट्स क्रिएट करना, ID कार्ड्स क्रिएट करना, पैम्पलेट्स क्रिएट करना, पोस्टर्स क्रिएट करना। तो हम इन सब चीज़ों को इन शेप्स के हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरे सामने एक शेप आ गया। ठीक है, इस शेप को फॉर्मेट करने के रिलेटेड हमें कई सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन देखने को मिलता है इंसर्ट शेप्स का। आप चाहो तो यहाँ से नए शेप्स भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको इंसर्ट में जाने के बाद फिर शेप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पर वर्क कर रहे हो, आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आप यहीं से शेप फॉर्मेट के अंदर से ही शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक सर्कल वाले शेप को, ओवल शेप को क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसी के साइड में यहाँ पे दो ऑप्शंस और देखने को मिलते हैं। एक होता है एडिट शेप और एक होता है अपना टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आप किसी भी शेप में आपको कुछ भी टाइप करना है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना ही होगा। तो उससे पहले हम समझते हैं अपने एडिट शेप वाले ऑप्शन को। तो मैं यहाँ से इस इमेज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं इस शेप को थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से इंक्रीज कर लेता हूँ। फिर आते हैं हम सेव फॉर्मेट के अंदर। यहाँ से हम एडिट ऑप्शंस का यूज समझते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम अपनी शेप्स के पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। हम अपने जो अपना स्क्वायर शेप है या फिर जो अपना रेक्टेंगल शेप है, इस शेप को थोड़ा सा डिज़ाइन करना हो तो इस वाले ऑप्शन का यूज किया जाता है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे हमारी शेप के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो ब्लैक कलर में हमें देखने को मिल जाते हैं। हम इनको ऐसे थोड़ा बहुत डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देखना चाहें। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ से शेप्स के अंदर अलग अलग डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं इस ऑप्शंस के द्वारा। ठीक है, आप इसको खुद से और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करोगे तो आपको और ज़्यादा बेटर अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शेप है उस शेप के बदले में कोई दूसरा शेप आ जाए, जैसे कि हमने चेंज पिक्चर वाला ऑप्शन देखा था, इसके अंदर सेम ऑप्शन हमें चेंज शेप का देखने को मिलता है। जस्ट मैं यहाँ पे स्माइली वाला शेप लेकर आता हूँ तो हमारा जो शेप है वो रिप्लेस हो जाता है पहले वाले शेप से। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस वाले शेप्स को चेंज शेप से फिर से क्लिक करके इस वाले शेप्स को लगा लेता हूँ। करता हूँ चेंज शेप्स पे और यहाँ से ये वाला शेप मैंने क्रिएट कर लिया। शेप्स क्रिएट करने के जस्ट बाद अगर आपको इसके अंदर कुछ भी टाइप करना है, मतलब कुछ भी आपको इसके अंदर लिखना है,
तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स हमेशा क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जस्ट मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, माउस का कर्सर जो है प्लस की तरह शो होने लगता है। लेफ्ट क्लिक को खींचकर आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कितना बड़ा बनना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इतना बड़ा अपना टेक्स्ट बॉक्स रहे और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो जस्ट मैं लिखना चाहता हूँ कि माई डॉक्यूमेंट, तो मैंने ये लिखा माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको आप अच्छे से डिजाइन करना चाहो तो वो आप होम टैब से आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। आप होम टैब से अच्छे से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे होम टैब से इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इसमें थोड़ी सी डबल अंडरलाइन भी कर ली। कलर चेंज करना चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आए तो आप यहाँ से अलाइन टू सेंटर वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी शेप्स के ऊपर लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साइड में यहाँ पे अगले ऑप्शन देखने को मिलते हैं शेप्स स्टाइल से रिलेटेड। आप अपने शेप्स के अंदर अलग अलग डिफरेंट शेड्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप येलो कलर रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ब्लू कलर का शेड्स रखना चाहें तो आपको कई सारे शेड्स देखने को मिल जाते हैं। आप चाहते हो कि कोई भी आपके शेप में कलर ना रहे, मतलब कोई भी शेड ना रहे, उसके लिए आप यहाँ पे अलग से नीचे ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं ट्रांसपेरेंट शेप्स के लिए। आपको केवल टेक्स्ट जो है वो आपको शो दिखाई देंगे, जो भी आपने टेक्स्ट लिखे हैं वो आपको शो कराए जाएंगे, बाकी सब आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में बदल जाता है। आप चाहते हो कि आपकी कम ट्रांसपेरेंसी रहे, मतलब लाइट कलर्स आपको फिल करने हैं शेप्स के अंदर, तो यहाँ से किए जा सकते हैं। तो थीम स्टाइल्स के अंदर हमें बहुत सारे शेप्स के कलर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के बाद इसमें अगला ऑप्शन शेप फिल से रिलेटेड होता है। आप शेप स्टाइल से कोई भी कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपने हिसाब से यहाँ से भी कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कई सारे शेड्स मिल जाते हैं, जैसे मैंने इसमें ये वाला शेड फिल कर लिया, ऑरेंज वाला, ठीक है। इसी के अंदर हमें और भी नीचे की साइड काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें कोई भी कलर नहीं करना है तो नो फिल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मोर फिल कलर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी लाइट कलर, डार्क कलर और भी ज़्यादा डार्क कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। उसी के बाद इसमें नीचे की साइड पिक्चर्स देखने को मिल जाती हैं। अगर आप किसी भी शेप के अंदर पिक्चर्स फिल करना चाहते हैं, यानी आपका जो शेप है इसके अंदर पिक्चर सेट हो जाए, तो उसके लिए आप ये वाले ऑप्शन का यूज करोगे। तो जस्ट आप इस पे क्लिक करोगे, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करना है। अगर आपको कंप्यूटर से यूज करना है तो जस्ट हम क्या करते हैं, हमारी जो इमेजेस है डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, मैं चाहता हूँ कि ये वाली इमेज इंसर्ट हो जाए, तो इस शेप के अंदर हमने इस इमेज को भी एक तरीके से इंसर्ट कर दिया है। तो आप यहाँ से शेप फिल में जाके पिक्चर वाले ऑप्शन से इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद तो आपको यहाँ से ग्रेडियंट कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। लाइट ग्रेडियंट कलर या डार्क ग्रेडियंट कलर जो भी फिल करना चाहे वो अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं और आप अपनी शेप को अच्छे से अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। उसी के बाद इसमें अगला ऑप्शन होता है टेक्सचर्स का। आप अपने माउस के कर्सर को टेक्सचर वाले ऑप्शन पर लेकर जाएंगे तो इसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक्सचर्स देखने को मिलते हैं। तब अपने शेप्स के ऊपर जो टेक्सचर आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाटर बबल वाला इफेक्ट लगाना चाहता हूँ या ये टेक्सचर मेरे शेप के अंदर फिल हो जाए तो यहाँ से हम फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो आउटलाइन है, यानी कि जो अगर आप गौर करोगे थोड़ा सा तो इसमें ब्लैक कलर की हल्की सी आउटलाइन देखने को मिलती है। इस आउटलाइन को भी अगर हमें डिजाइन करना है तो शेप आउटलाइन वाले ऑप्शन पे करके कर सकते हैं। हम इसमें कोई भी कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक है तो यहाँ से हमने ऑरेंज कर दिया, रेड कर दिया, तो हम इसको अभी रेड रहने देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सेम जैसे सेव फिल में ऑप्शन देखने को मिलते हैं कलर वाले, सेम ऑप्शन इसके अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। उसी के बाद अगर आपको कोई भी आउटलाइन नहीं रखनी है तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन और होता है वेट का, मतलब अगर आपकी जो हल्की सी आउटलाइन है आपकी थोड़ी गहरी दिखाई दे तो आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार की भी गहरी आउटलाइन आपको चाहिए उस प्रकार का साइज इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो जस्ट मैं ये वाला साइज अप्लाई कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पर आपका जो शेप है इसके ऊपर आप एक आउटलाइन हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। उसी के बाद आप यहाँ पे स्ट्रेच वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो आउटलाइन है हमें अलग अलग डिजाइन में देखने को मिल जाती है जिन्हें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो डैशेस नाम का एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, तो आपकी जो आउटलाइन है वो डॉटेड दिखाई दे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप इसमें अलग अलग डिजाइन्स मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप और भी शेप को अच्छे से डिजाइन करना चाहते हैं तो आप शेप इफेक्ट
को अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे इफेक्ट है जैसे हमने पिक्चर्स वगैरह के लिए यूज किए थे। वन क्लिक पर आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। जो भी इफेक्ट आपको शेप के ऊपर लगाना है, जैसे बेवल्स वगैरह यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, शैडो ऐड करनी है तो शैडो वगैरह लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं, उसी के जस्ट बाद ग्लो इफेक्ट लगाना है तो वो भी लगाया जा सकता है। और भी बहुत सारे इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। जैसे 3D इफेक्ट्स लगाना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप शेप इफेक्ट का यूज करके अपने शेप को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन अपना वर्ड आर्ट स्टाइल्स का होता है। इन ऑप्शन से आप शेप्स के ऊपर लिखे गए टेक्स्ट को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी भी शेप पर टेक्स्ट लिखना है तो जस्ट मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ उसके ऊपर, लाइक दिस। कुछ टेक्स्ट लिख लिया मैंने इसके अंदर। अब इस टेक्स्ट को मुझे अच्छे से डिजाइन करना है तो हम यहाँ से वर्ड आर्ट स्टाइल से यूज कर सकते हैं। जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के जस्ट बाद आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगती हो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टाइल सेम वही है जो कि हमने होम टैब पे यहाँ से ये वाले स्टाइल्स देखने को मिले थे। ये बिल्कुल सेम वही स्टाइल है, सेव फॉर्मेट के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। उसी के नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है टेक्स्ट आउटलाइन। अगर आपको अलग अलग आउटलाइंस टेक्स्ट के ऊपर क्रिएट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो अलग अलग इफेक्ट भी आप टेक्स्ट को अच्छे से डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसी के बाद यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। शैडो ऐड करनी है टेक्स्ट के पीछे, रिफ्लेक्शन वगैरह देना हो तो वो भी किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सेम शेप इफेक्ट की तरह ही काम करते हैं, बस आप एक सिंगल क्लिक पे इनको आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्म ऑप्शन की तो यहाँ से आप टेक्स्ट को अच्छे से और भी डिजाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके से भी हम टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इसमें अलग अलग स्टाइल्स देखने को मिलती हैं। इन टेक्स्ट स्टाइल को आप अच्छे से एक्सप्लोर करके देखोगे और भी कई सारी डिजाइन्स देखने को मिल जाती हैं। उसी के बाद इसमें अगला ऑप्शन टेक्स्ट डायरेक्शन का होता है। आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, रोटेट 90 डिग्री और रोटेट 270 डिग्री। अगर आपको रोटेट करना हो तो सैंपल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी के बाद टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना हो मिडिल में, टॉप में, बॉटम में तो वो भी किया जा सकता है। सेम ऑप्शन ऑल्ट टेक्स्ट का हमें पिक्चर फॉर्मेट टैब में भी देखने को मिला था, ये सेव फॉर्मेट में भी देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके हम किसी भी शेप के लिए एक नाम डिफाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके हम किसी भी शेप के लिए एक ऑल्ट टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज में वो नाम अपना सेट हो जाता है। उसी के बाद सेम ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं पोजीशन, व्रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ये बाकी सारे ऑप्शन सेम वही हैं जो कि पिक्चर फॉर्मेट में हमें देखने को मिले थे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंसर्ट टैब के नेक्स्ट ऑप्शन आइकन्स के ऊपर। जैसे हम आइकन्स पर क्लिक करते हैं हम अपने MS वर्ड पेज में आइकन्स इंसर्ट कर सकते हैं। आइकन्स एक ऐसा ऑप्शन है जो MS वर्ड में अलग अलग ग्राफिक्स या फिर अलग अलग आइकन्स को ऐड करने के लिए हमें कई सारे आइकन्स प्रोवाइड कराता है। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद सामने कुछ आइकन शो कराए जाते हैं जो कि हमें डॉक्यूमेंट बनाते समय इन आइकन्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आइकन क्रिएट कर लेता हूँ, तो जस्ट मैं ये वाला आइकन इंसर्ट करना चाहता हूँ, क्लॉक वाला, और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जस्ट आप सिंपल एक क्लिक के अंदर किसी भी आइकन को ऐड कर सकते हैं। और सेम ऑप्शन ग्राफिक्स फॉर्मेट हमें जो देखने को मिलता है, सेम ऑप्शन यहीं पे देखने को मिलता है। आप इनको डिजाइन वगैरह करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ से आप शेप में भी कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हमें ग्राफिक्स फॉर्मेट के अंदर देखने को मिलते हैं। ग्राफिक्स के अंदर कोई भी कलर फिल करना हो तो वो भी किया जा सकता है। ये सेम वही ऑप्शन है जो कि हमने शेप फॉर्मेट और पिक्चर फॉर्मेट्स में देखने को मिले थे। MS वर्ड 2021 वाले वर्जन में हमें 3D मॉडल्स भी देखने को मिल जाते हैं। आप 3D मॉडल्स पे क्लिक करके MS वर्ड पेज में 3D मॉडल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन हमें शो होते हैं। एक तो दिस डिवाइस, अगर आपके कंप्यूटर में पहले से 3D मॉडल सेव्ड हैं तो उनको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। एक होता है स्टॉक 3D मॉडल्स, यानी कि आप MS वर्ड के स्टॉक से भी 3D मॉडल्स लेकर आ सकते हैं। जस्ट हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कई सारे 3D मॉडल स्टॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। तो जस्ट हम चाहते हैं कोई भी 3D मॉडल इंसर्ट करना, तो मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ये प्लेन वाला हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होने के जस्ट बाद हमारे सामने ये 3D मॉडल ऐड हो जाता है।
अब आपको इसको 3D वे में देखना है तो आपको यहाँ पे सेंटर में ये 3D एंगल देखने को मिलता है। आप इसको माउस के कर्सर से ऐसे मूव कराओगे तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं 3D वे के अंदर। तो ये भी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन देखने को मिलता है 3D मॉडल्स वाला, ठीक, MS वर्ड के अंदर। तो आप इनको भी अच्छे से यूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसी के जस्ट बाद यहाँ पे भी एक 3D मॉडल्स टैब ओपन हो जाता है। आप चाहो तो इनको अलग अलग एंगल्स पे यहाँ से भी देख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से सेंटर पे क्लिक करके आप इनको ऐसे मूव भी करा सकते हो। उसी के बाद जैसे नए 3D मॉडल्स लेकर आना चाहो तो स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और जस्ट आप कोई भी 3D मॉडल्स ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे ये डायनासोर वाला लेकर आता हूँ। तो जस्ट मैंने यहाँ पे ये रहा अपना डायनासोर वाला भैया मेरा। तो डायनासोर वाले हम 3D मॉडल्स को लेकर आते हैं और इंसर्ट करते हैं। लोडिंग होने के जस्ट बाद आपके यहाँ पे MS वर्ड पेज में ये डायनासोर वाला आ जाए, डायनासोर वाला 3D मॉडल्स आ जाता है। ये कुछ एनिमेटेड 3D मॉडल्स होते हैं, जस्ट लाइक आपको ऐसा मूव होता हुआ दिख रहा है जैसे ये कोई रन कर रहा हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको माउस को कर्सर को ऐसे भी मतलब मूव करा सकते हो जैसे इमेजेस वगैरह हम मूव कराते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 3D मॉडल्स वाला। स्मार्ट आर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस या साइकिल को एक ग्राफिक वे में शो कराता है। जैसे हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं तो इसमें कई सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमें कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पे जाके और यहाँ से एक बेहतरीन सी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाली डिजाइन सेलेक्ट करता हूँ और ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS वर्ड, फिर उसी के जस्ट नीचे वाले शेप में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सेल, उसी के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पावर पॉइंट। कुछ इस तरीके से मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो मैं इसको MS एक्सेल कर देता हूँ और इसको भी MS पावर पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। आप कोई अपने टाइम शेड्यूल्स के लिए भी एक अच्छी सी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट डिजाइन के नाम से भी यहाँ पे हमें एक टैब देखने को मिल जाता है और इसको भी आप अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। जस्ट आप स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में जाएंगे तो आप यहाँ से कई सारे बहुत से बेहतरीन डिजाइन यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। उसी के बाद अगर आपको इसके कलर चेंजेस करने तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे ये वाली स्टाइल अप्लाई करता हूँ। आप देख रहे होंगे आपके सामने जो लिस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने डिजाइन कर दिया। उसी के बाद इफेक्ट्स वगैरह भी क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको नए शेप्स ऐड करने तो वो भी हमें स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब में देखने को मिल जाते हैं। ऐड शेप पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नए शेप्स ऐड होते हुए चले जाते हैं। इसमें अंदर अगर आपको टाइप करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट पैनल को ओपन कर सकते हैं। जस्ट आप टेक्स्ट पैनल ओपन करेंगे तो आपके सामने टेक्स्ट का एक अलग से पैनल ओपन हो जाएगा और इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंसर्ट टैब, कुछ इस तरीके से। उसी के बाद अगर आप एक नया शेप और ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है और आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका यूज जो होता है स्मार्ट आर्ट का नोट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज में लाया जाता है, बुक्स वगैरह लिखने के लिए। आप चाहो तो खुद का टाइम शेड्यूल भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया अपना लिस्ट वाला सेक्शन। उसी के बाद इसमें कई सारे ऐसे लिस्ट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग लिस्ट देखने को मिल जाती है। फिर आता है प्रोसेस। अगर आप कोई प्रोसेस ग्राफिक्स के रूप में शो कराना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से अच्छे से यूज करा सकते हो। अगर आपको कोई साइकिल अच्छे से ग्राफिक्स के रूप में शो करानी है तो आप यहाँ से डिस्प्ले करा सकते हो इन सभी ऑप्शंस के द्वारा। तो स्मार्ट आर्ट इसीलिए बोला जाता है कि हर एक प्रोसेस या लिस्ट या किसी भी साइकिल को एक ग्राफिक्स के रूप में हमें अच्छे से शो कराता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से खुद से एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। हम इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट ऑप्शन चार्ट का होता है। अगर हम बात करें चार्ट की तब किसी भी पर्टिकुलर डेटा के लिए ग्राफ्स या चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पे कई प्रकार के ग्राफ्स देखने को मिलेंगे, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, मैप चार्ट, स्टॉक चार्ट। बहुत सारे चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर अपना कॉलम चार्ट यूज होता है और पाई चार्ट होता है। बहुत सी जगह आपको कई सारे चार्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो जस्ट हम कॉलम चार्ट पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। बार चार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे एक चार्ट के लिए
एक एक्सेल शीट दी जाती है जिसमें हम अपना डेटा लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कैटेगरी इधर साइड दी गई ग्राफ के अंदर। सीरीज जो है आपकी यहाँ पे दी गई है, मतलब आपका जो ग्राफ में जो भी चेंजेस करोगे वो आप यहाँ से अपने डेटा के हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो कैटेगरी 1 में जो पहला बार है वो अपना काफ़ी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप ग्राफ के लिए भी डेटा क्रिएट कर सकते हैं। सेम चार्ट डिजाइन करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई अच्छी सी डिजाइन अप्लाई करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। आपको कलर वगैरह चेंज करने हैं ग्राफ्स के तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप चार्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। और भी कई प्रकार के चार्ट्स होते हैं। आपने चार्ट क्रिएट कर लिया और बाय चांस आप इसको क्लोज कर देते हैं, तो आप इसको वापस, आपको डेटा में कुछ चीज़ें और ऐड करनी है या उसको एडिट करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे चार्ट डिजाइन ऑप्शन में एडिट डेटा नाम का एक ऑप्शन होता है। इसी में यहाँ पे आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपके सामने एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। तो जस्ट हमने इस पर क्लिक किया और हमारे सामने एक्सेल की शीट ओपन हो चुकी है और हम यहाँ पे कोई भी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कैटेगरी 1 को चेंज करता हूँ अपना यूट्यूब से, फिर उसी के बाद मैं इसको करता हूँ गूगल से, फिर उसी के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कंटेंट क्रिएशन कुछ इस तरीके से, और कैटेगरी 4 को ऐसे ही रहने देते हैं। इसी के बाद अगर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब यूजर्स, और इसमें यहाँ पे गूगल यूजर्स। तो जस्ट मैं यहाँ पे डमी डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, ये कोई प्रोफेशनल लेवल का डेटा नहीं है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब यूजर्स, तो कितने यूजर्स हैं, तो जस्ट हम कोई एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 25। गूगल यूजर्स कितने हैं, मान के चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10। कंटेंट क्रिएशन वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20। ठीक है, कैटेगरी 4 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप जैसे जैसे डेटा चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपके ग्राफ में भी चेंजेस होते हुए देखने को मिल जाएंगे। जस्ट हम इसको क्लोज करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कैटेगरी 1 था वहाँ पे यूट्यूब यूजर आ गया, यहाँ पे गूगल यूजर आ गया, यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन, और उसी के बाद कैटेगरी 4 हमने ऐसे ही रखी। उसके बाद हमने यहाँ पे 25 पीपल इसको यूज कर रहे हैं, यूट्यूब के यूजर जो है 25 है। एग्जाम्पल के लिए हमने इसको लिया है, इसको मतलब ज़्यादा डीपली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसी के बाद आपको डिजाइन्स वगैरह अप्लाई करनी है तो वो भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। उसी के जस्ट बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन अपना स्क्रीनशॉट का होता है। आप MS वर्ड में डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेकर आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप डेस्कटॉप के स्क्रीनशॉट को MS वर्ड में डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट मैं स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसमें एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन क्लिपिंग का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा MS वर्ड मिनिमाइज हो जाएगा और डायरेक्टली हम डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। तो जस्ट मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हो गया मिनिमाइज और हम आ गए डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप हमारी थोड़ी सी ब्लरी देखने को मिलती है। माउस का कर्सर है वो प्लस के आइकन में चेंज हो चुका है। तो उसी के जस्ट बाद जितना एरिया हमको सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक को दबाकर हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो जस्ट मैंने इस पे स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और जस्ट मैं इसके अंदर MS वर्ड पेज के अंदर स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। उसी के बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन अपना ऑनलाइन वीडियोज़ का होता है। MS वर्ड पेज में ऑनलाइन वीडियोज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे कि YouTube वगैरह से या किसी और प्लेटफॉर्म से आपको यहाँ से वीडियोस MS वर्ड पेज में ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं। तो जस्ट मैं ऑनलाइन वीडियोज पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है जिसमें हम लिंक को पेस्ट करेंगे। जैसे YouTube की, स्लाइड शेयर की, वीडियो की, टेड की, आप कोई भी वीडियो की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और जस्ट आप इसको MS वर्ड पेज में ऐड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने गूगल पर और यहाँ से हम सर्च करते हैं YouTube। जैसे हम YouTube सर्च करते हैं गूगल पे तो YouTube हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसमें हम सर्च करते हैं NYT, जस्ट लाइक दिस। ये हमने सर्च किया। इसकी कोई भी वीडियो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे।
अब लिंक कैसे कॉपी करते हैं वो भी हम आपको समझाते हैं। जस्ट ये 3 डॉट्स हैं, इन पे क्लिक करो, शेयर नाम के ऑप्शन पे जाओ और यहाँ से आपको लिंक कॉपी करने का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करो, आपकी लिंक कॉपी हो चुकी है। हम जाते हैं एमएस वर्ड में, यहाँ से जो अपना जो एड्रेस बार है इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने जस्ट बाद हमारे सामने जो वीडियोस जो हमने थी वो यहाँ पे आ चुकी है। उसी के बाद यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एमएस वर्ड पेज में हमारे सामने वीडियो ऐड हो जाती है। इसको हम यहाँ पे एमएस वर्ड में भी प्ले कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, पर उसके लिए आपको इंटरनेट का होना जरूरी है। इंसर्ट टैब में ऑनलाइन वीडियोज ऑप्शन के बाद अब हम समझते हैं अपने अगले सेक्शन लिंक्स के बारे में। लिंक सेक्शन जिसे हाइपर लिंक के नाम से भी जाना जाता है और ये एमएस वर्ड के प्रीवियस वर्जन यानी कि पिछले वर्जन्स में हमें हाइपर लिंक के नाम से ही देखने को मिलता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइपर लिंक है क्या और इसकी हमें क्या जरूरत पड़ती है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। हाइपर लिंक हमारे लिए एक लिंक जनरेट करता है जिसकी वजह से आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा से हम कोई भी फाइल लिंक करना चाहते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा पे हम क्लिक करें और वो जो भी फाइल हमने लिंक की होगी वो हमारे सामने ओपन हो जाए। ऐसे यहाँ पे जो भी इमेज हमने लिंक की होगी वो हमारे सामने ओपन हो जाए, जो भी वीडियो हमने लिंक की होगी वो हमारे सामने ओपन हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हम हाइपर लिंक को यूज करना देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले जिस टेक्स्ट पर आपको हाइपर लिंक क्रिएट करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है, लिंक ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हम चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो जस्ट मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम एक पीडीएफ फाइल को लिंक करना चाहते हैं, ये वाली। इसको सिलेक्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक करना है। तो जस्ट हमारे सामने इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। अब ये ब्लू कलर या किसी कंप्यूटर्स में अलग अलग कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं। किसी कंप्यूटर्स में अंडरलाइन भी शो नहीं होते पर कलर चेंज हो जाता है। तो जस्ट आपके सामने हाइपर लिंक क्रिएट हो चुकी है। जैसे आप माउस का कर्सर इस टेक्स्ट के ऊपर लेकर आएंगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगी और ऊपर लिखा हुआ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि अगर आप इस लिंक को एक्सेस या ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके लेफ्ट क्लिक प्रेस करें तो आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो जस्ट हम इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें ओके हिट करना है। इसी के जस्ट बाद हमारे सामने ये फाइल ओपन हो जाती है जो कि हमने थोड़ी देर पहले लिंक की थी। उसी के बाद अब हम जानते हैं इमेजेस को कैसे लिंक कर सकते हैं। वही तरीका है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, लिंक वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से जो भी इमेज आपको लिंक करनी है तो वो कर सकते हैं। तो जस्ट हमारी जो इमेजेस हैं वो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स में है और यहाँ से मैं ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वो इमेज हमारे सामने ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। उसी के बाद अगर आप कोई वीडियोस वगैरह भी लिंक करना चाहो तो जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, लिंक वाले ऑप्शन पे जाओ और यहाँ से हमारे डाउनलोड फोल्डर में कुछ वीडियोस होंगी तो जस्ट हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाती है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट पर लिंक अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन बुकमार्क के बारे में। बुकमार्क एक ऐसा ऑप्शन है जिसे ज्यादातर हाइलाइटिंग के लिए यूज किया जाता है, एक तरीके से किसी प्लेस को मार्क करके याद रखने के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ जनरेट करा लेते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना भाई रैंडम फार्मूला और उसके बाद में यहाँ पे 45 लाइन के 4 पैराग्राफ ये मैंने जनरेट करा लिए। तो हमारे जो पैराग्राफ है वो काफ़ी पेजेस में आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ इन पेजेस को कम करना। तो मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से डेटा को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से भी कुछ डेटा को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो जस्ट वो डेटा कुछ ज़्यादा ही बन गया था अपना। अब जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट को रीड करते करते आप 1 पेज 2 पेज आपने रीड किया और उसके बाद आप नहीं चाहते इसको रीड करना, आप थोड़ी देर बाद रीड करना चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, आप लास्ट लाइन या पर्टिकुलर वर्ड को बुकमार्क बना सकते हैं। जब भी आप डॉक्यूमेंट रीड करना चाहो तो आप डायरेक्टली बिना स्क्रॉल किए, जैसे आपको इसे स्क्रॉल करना पड़ता है, बिना स्क्रॉल किए बुकमार्क पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वहीं पे पहुंच सकते हैं। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, बुकमार्क ऑप्शन पे गया, यहाँ से मैं बुकमार्क क्रिएट कर लेता हूँ। तो बुकमार्क का नेम यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं।
तो रैंडमली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब, कुछ इस तरीके से, और इसको ऐड बटन से ऐड कर लेना है। तो आप वहीं पे जाना चाहते हैं जहाँ पे आपने लास्ट टाइम रीडिंग को छोड़ा था, तो बुकमार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। का जो बुकमार्क हमने जो क्रिएट किया था वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और गो टू ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, तो हम डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाते हैं एक क्लिक के अंदर। तो बुकमार्क आपको समझ में आया होगा कि बुकमार्क कैसे काम करता है। उसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन अपना क्रॉस रेफरेंस का होता है। क्रॉस रेफरेंस बुक राइटिंग या नोट्स राइटिंग के लिए ज्यादातर यूज में लाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, तो जस्ट मैं यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिख लेता हूँ। जैसे आप कोई इंडेक्स वगैरह क्रिएट करना चाहो तो क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ टेक्स्ट, तो चैप्टर 1। उसी के बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, होम टैब पे आओ, तो यहाँ से आपको स्टाइल्स में से हेडिंग 1 या हेडिंग 2 कोई भी स्टाइल आपको अप्लाई कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग 1 अप्लाई कर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे हेडिंग 1 अप्लाई कर देता हूँ। उसी के बाद आपको मान के चलो हमारा दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। उसी के बाद मैंने यहाँ पे लिखा चैप्टर 2, और इसको भी सेम चीज सिलेक्ट करके हमने हेडिंग में कन्वर्ट कर दी। उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे आते हैं और फिर से इसको चैप्टर 3 लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से। इसको भी सिलेक्ट करके मुझे हेडिंग में कन्वर्ट कर देना। अब देखो, आप जब भी चैप्टर्स के नाम लिखो या टॉपिक्स के नाम लिखोगे या टॉपिक्स के टाइटल क्रिएट करोगे, तो उसमें आपको इसमें हेडिंग्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी जाके क्रॉस रेफरेंस आपका वर्क करेगा। क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उससे पहले क्या है कि इंडेक्स अपने एक ब्लैंक पेज पर बननी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लेंगे, तो जस्ट हम Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो जाता है। अब हम क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें रेफरेंस टाइप देखने को मिलेगा। अभी हमने यहाँ पे हेडिंग्स क्रिएट की थी, तो कि जो भी टेक्स्ट हमने लिखा था वो हेडिंग में रखा था, तो हम यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारी हेडिंग्स होंगी वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो जस्ट मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो हेडिंग बनाई थी वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। एक एक करके इनको इंसर्ट कर लेना है। पहले मैं चैप्टर 1 को इंसर्ट कर लेता हूँ, फिर चैप्टर 2 को, फिर चैप्टर 3 को। तो अब हम यहाँ से अपनी इंडेक्स क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं कि एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक खाली पेज होना चाहिए, तो Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ब्लैंक पेज ऐड हो जाता है। उसी के बाद अब हम यहाँ पे अपनी हेडिंग क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन, तो अब हम यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। तो जस्ट आपको क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। रेफरेंस टाइप में अगर यहाँ पे हेडिंग की जगह कुछ और सिलेक्ट हो, जैसे कि बुक मार्क, एंड नोट, फुट नोट और कुछ भी या फिर नंबर्ड आइटम सिलेक्टेड हो, तो आप इसको हेडिंग्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडिंग्स पे क्यों करना है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो भी चैप्टर्स के नाम लिखे थे उनको हमने हेडिंग में कन्वर्ट किया था। तो एक प्रकार की हेडिंग है, तो इसको इंसर्ट कर लेना है। उसी के बाद आपको इसको क्लोज करके एंटर का बटन दबा के फिर से क्रॉस रेफरेंस में आना है और चैप्टर 2 को ऐड कर लेना है। फिर उसी के जस्ट बाद आप इसको क्लोज करके एंटर बटन दबा के फिर से क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करके चैप्टर 3 को ऐड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हम इनको ऐड कर सकते हैं। ये हमारी इंडेक्स एक तरीके से क्रिएट हो चुकी है। इसमें इंटरेस्टिंग थिंग एक देखने को मिलती है कि जब हम इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे जिस भी चैप्टर पे, तो डायरेक्टली हम उस पेज पर पहुंच जाएंगे जिस पर हमारे चैप्टर्स लिखे होंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पे चैप्टर 2 पे, मैं यहाँ पे चैप्टर 3 पे जाना चाहता हूँ, तो Ctrl+ क्लिक करता हूँ तो चैप्टर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। उसी के बाद अगर हम यहाँ पे चैप्टर 2 पे आना चाहें तो डायरेक्टली हम यहाँ से आ सकते हैं। अगर चैप्टर 1 पे आना चाहें तो यहीं से डायरेक्टली आप आ सकते हो क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन का यूज करके। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन अपना कमेंट का होता है। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके या लाइन को, किसी भी टेक्स्ट, लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप उस टेक्स्ट के लिए, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन होता है अपना कमेंट का। किसी भी टेक्स्ट, लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप उसके लिए कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ और उस पर कमेंट ऐड करता हूँ। कमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना कमेंट सेक्शन खुल जाता है और आप इसमें कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये कोई ज्यादा खास ऑप्शन अपना है नहीं और ये इतना ज्यादातर यूज में भी नहीं आता है। अब हम जानते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन हेडर और फुटर के बारे में। हेडर हमारे
पेज के टॉप वाले हिस्से में होता है और फुटर हमारे पेज के बॉटम वाले हिस्से में होता है। हेडर और फुटर का यूज होता है अपना पेज नंबर लिखने के लिए या फिर बुक का नाम लिखने के लिए या ऑथर का नाम लिखने के लिए, तो ज़्यादातर इनको यूज में लाया जाता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे पेज नंबर ऐड करने हैं तो आप मैनुअली पेज नंबर ऐड करने जाओ, जैसे कि आप यहाँ पे लिखो, थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे लिखो 1, फिर उसके बाद लिखो 2, फिर उसके बाद लिखो दूसरे पेज पे जाके 2, फिर तीसरे पेज पे जाके 3। तो ऐसे पेज नंबर ऐड करने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, हेडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो आप यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं। जो भी कंटेंट, जैसे कि आपको पेज नंबर या फिर बुक का नाम या राइटर का नाम या फिर आपका अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐड करना है, तो आप यहाँ पे एक पेज पे ऐड करोगे तो वो सभी पेजों पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको पेज नंबर की डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ये वाला पेज नंबर की डिजाइन ऐड करना चाहता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस डिजाइन के ऊपर, ऑटोमेटिकली हमारे हेडर के अंदर ये चीज ऐड हो जाती है। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो आप यहाँ पे MS वर्ड पेज में देखोगे हेडर नाम का ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्टिव देखने को मिल जाता है। ज्यादातर ये आप जो रूलर का मार्जिन होता है उसमें डबल क्लिक करने से भी एक्टिव हो जाता है। अब आपको इस हेडर से बाहर निकलना है तो पेज के बाहर डबल क्लिक करोगे तो हेडर से बाहर आ सकते हैं। तब देखोगे यहाँ पे मैंने एक ही बार में मतलब एक पेज नंबर ऐड कर लिया। उसके बाद हम जाते हैं दूसरे पेज पर, तो यहाँ पे 2 नंबर देखने को मिलता है, तीसरे बात आते हैं 3, ऐसे यहाँ पे चौथे पे 4, ऐसे कंटिन्यूस आप जो भी कंटेंट लिखते जाओगे, जितने भी पेज बनते चले जाएंगे उन पे ऑटोमेटिकली अपने पेज नंबर ऐड होते हुए चले जाएंगे। तो कुछ ही सेकंडों में पेज नंबर भी बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि नहीं, हमें तो पेज नंबर नीचे की साइड यानी कि बॉटम की साइड, जैसे नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह में नीचे की साइड लिखे होते हैं, वैसे ऐड करने, तो उसके लिए आप फुटर का यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको फुटर पे क्लिक करना है, जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगती हो वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ऐड कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप फुटर के एरिया में आ चुके हैं। तो फुटर के एरिया से बाहर निकलने के लिए पेज में डबल क्लिक करो बाहर की साइड, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पेज नंबर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। जैसे कि पेज नंबर 7, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स में पेज होंगे उनमें ऑटोमेटिकली आपके पेज नंबर ऐड हो जाएंगे। तो पेज नंबर ऐड करने के लिए हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपने बुक्स का नाम या नोट्स का नाम लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं हेडर में अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखना चाहता हूँ, यानी कि जो मेरा ये डॉक्यूमेंट है वो है किसके बारे में, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको लिख देता हूँ MS वर्ड इंसर्ट टैब। ये मैंने इसके अंदर टाइप किया MS वर्ड इंसर्ट टैब। ठीक है, जब आप देखोगे तो आपको हर पेज पे ये आपका जो टाइटल है जो हमने यहाँ पे एक पेज पे ऐड किया था, हर पेज पे ऑटोमेटिकली ऐड होते हुए देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे कि आपका टॉपिक, आपका टाइटल MS वर्ड है, इसका कोई राइटर है तो राइटर के लिए भी अलग से इसमें डिजाइन देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर्स को यूज कर सकते हैं। उसी के साइड में पेज नंबर देखने को मिल जाता है। अगर आप पेज नंबर को टॉप में देखना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो, बॉटम में देखना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो। उसी के अंदर पेज मार्जिन होता है, अगर आप पेज नंबर को मार्जिन में देखना चाहो तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। करंट पोजीशन में देखना चाहो तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप पेज नंबर को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। पेज नंबर को 1 2 3 में चाहिए, ABC में चाहिए, रोमन नंबर्स में चाहिए, तब अपने हिसाब से इनको एडजस्ट करके ऐड कर सकते हैं। उसी के बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन अपना टेक्स्ट बॉक्स का होता है। टेक्स्ट बॉक्स को ज्यादातर टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें हमें रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्स भी देखने को मिलते हैं। ये चीज आपने बुक्स वगैरह में भी देखने को मिलती है। जैसे आप कोई नोट्स, बुक्स या फिर कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। अगर आपको खुद का टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तब ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन से क्लिक करके बना सकते हैं। ठीक है, ये वही टेक्स्ट बॉक्स है जो कि हमने शेप्स के अंदर देखे थे। तो आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RCS और इस टेक्स्ट के साइज को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक, तो टेक्स्ट बॉक्स को आप ऐसे मूव भी करा सकते हो कहीं पे भी। तो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प भी ली जाती है। उसी के बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन अपना वर्ड आर्ट का होता है। आप वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन से इसमें स्टाइलिश टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, मतलब आपने लिखे हुए टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाना हो तब इस वाले ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। वर्ड आर्ट ऑप्शन के बाद उसमें नेक्स्ट ऑप्शन होता है अपना ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप ऑप्शन होता क्या है इसको समझते हैं।
जैसे कि अभी ये ऑप्शन आपका एक्टिव नहीं है, जैसे आप माउस का कर्सर इस पैराग्राफ के आगे रखोगे तो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। उसी के बाद आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो भी ये एक्टिव ही रहता है। उसके बाद जैसे कि हम इस पे माउस का कर्सर हमने यहाँ पे रखा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉप वाले ऑप्शन को ये इफेक्ट लगा देता हूँ, तो इससे आपका जो टेक्स्ट है वो आपका काफी साइज में भी बड़ा हो जाता है, कैपिटल लेटर्स में भी देखने को मिलता है। इसका ज़्यादातर यूज स्टोरी राइटिंग, कॉमिक्स राइटिंग और न्यूज़पेपर्स में भी किया जाता है। उसी के बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन अपना सिग्नेचर लाइन का होता है। अगर आप सिग्नेचर लाइन क्रिएट करना चाहो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में इधर की साइड एक सिग्नेचर लाइन बन जाए, यानी कि मैं वहाँ पे अपने पेन से सिग्नेचर कर सकूँ। तो उसके लिए सिग्नेचर लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में नाम देना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ठीक ठीक है, आपको उसमें टाइटल देना होता है कि मतलब एक तरीके से डेजिग्नेशन मेंशन करनी होती है कि ये जो बंदा है किस पोस्ट पे है या किस डेजिग्नेशन से आता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ टीचर। तो मैंने इसमें टीचर लिखा। ईमेल आईडी देना चाहो दे सकते हो, ऑप्शनल है। और इसको ओके बटन पे क्लिक करने से आपके जो एमएस वर्ड पेज में हमें सिग्नेचर लाइन देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये जो एक्स है या क्रॉस है इसके आगे आप पेन से सिग्नेचर कर सकते हैं इसको प्रिंट करने के बाद। तो डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन भी क्रिएट की जा सकती है। अगर आप अपने एमएस वर्ड पेज में डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आपको कई सारे फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेट्स के लिए ये है और टाइम्स के लिए यहाँ पे नीचे की साइड मिल जाते हैं। तो मुझे डेट इस वाले फॉर्मेट में ऐड करनी है तो इसको ओके करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है। उसी के बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें टाइम भी ऐड हो, तो जस्ट हम यहाँ पे टाइम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहो तो AM PM वाला फॉर्मेट ले सकते हैं, आप चाहो तो 24 आवर्स वाला भी इसके अंदर फॉर्मेट ले सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इक्वेशन का होता है। इक्वेशन वाले ऑप्शन से मैथमेटिकल और साइंटिफिकल इक्वेशंस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको कोई मैथ्स का पेपर क्रिएट करना हो या साइंस से रिलेटेड कोई एग्जाम पेपर या क्वेश्चन पेपर आपको बनाना हो, तब आप यहाँ से इनको इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन अपना सिंबल्स का होता है। तो इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के सिंगल्स आप इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे स्माइली वाला सिंबल ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका जो स्माइली वाला फेस है वो यहाँ पे आ चुका है। इसकी फॉन्ट के साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आपको इनको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कॉपीराइट वाला सिंबल है ये ऐड करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉपीराइट वाले सिंबल पे ऐड कर लेता हूँ। उसी के बाद मुझे मान के चलो ये मैथमेटिकल सिंबल है डिवाइड का, ये ऐड करना है। इन्फिनिटी वाला सिंबल है ये ऐड करना है। तो तब इसमें डिफरेंट टाइप के सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। मोर सिंबल्स में जाके आपको कई सारे सिंबल्स भी देखने को मिल जाए। तो कुछ इस तरीके से अपना इंसर्ट टैब कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ऑप्शंस और सारे टूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।